चले वापस आ जाते हैं। हमारे पास क्या है कि सब्जेक्ट वन वर्ड भी हो सकता है, टू वर्ड्स भी हो सकते हैं, मोर देन टू वर्ड्स भी हो सकते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंपल एक ही वर्ड हो तो हम उसको कहेंगे सिंपल सब्जेक्ट। If subject comprises of one and a single word, then we would call it simple subject. If a subject comprises of two words, then we would call it compound subject. If it comprises of more than two words, then we would call it complex subjects. ठीक है? For example, simple subjects आप देख सकते हैं कि अली is waiting for us in the market. तो अली हमारे पास एक ही सब्जेक्ट हैं, क्योंकि वर्ब से पहले जो कुछ भी होगा उसको जनरली हम सब्जेक्ट कहेंगे, बाकी एक्सेप्शंस हैं। हो सकता है कि कभी कभी वर्ब दरमियान में भी आ जाए कहीं पे। बहरहाल एज अ होल ये है कि वर्ब से पहले जो कुछ भी होगा उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे, और बाकी जो होगा वो वर्ब के बाद बाकी ऑब्जेक्ट। चले, द बॉयज आर रेडी फॉर द मैच। तो द बॉयज क्या है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके क्योंकि वर्ब है और आर से पहले जो कुछ भी होगा उसको हम सब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। तो ये एक वर्ड है, द बॉयज एक ही वर्ड है, इसलिए हम इसको सिंगल सब्जेक्ट कहेंगे या सिंपल सब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट्स याद रखिएगा, टू और मोर देन टू नाउन्स होंगे, लेकिन एज अ होल याद रखिएगा हमारे पास दो नाउन्स ही होते हैं, दो वर्ड्स ही होते हैं, ठीक है। नाउन्स तीन चार हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली जो वर्ड्स हैं वो हमारे पास दो होंगे। फॉर एग्जांपल, जमील एंड काशिफ आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो जमील एक वर्ड है, काशिफ दूसरा वर्ड। नीदर जाहिद नार अलीना, दो वर्ड्स हैं तो कंपाउंड वर्ड्स हम कहेंगे। अच्छा, अभी याद रखिएगा कंप्लीट या कम्प्लेक्स सब्जेक्ट जो है ना वो क्या होगा, वो या तो नाउन फ्रेज के फॉर्म में होगा, या नाउन क्लास के फॉर्म में होगा, या प्रीपोजिशनल फ्रेज के फॉर्म में होगा, या रिलेटिव क्लास के फॉर्म में होगा। डिफरेंट तरीके से हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अली एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो ये क्या है, इज आउटसाइड वेटिंग फॉर अस, तो ये कंप्लीट क्या है, सब्जेक्ट है। इस तरह व्हाट वी सॉ, उसके बाद वर्ब है, तो ये कंप्लीट क्या है, सब्जेक्ट है, व्हाट वी सॉ। इस तरह ऑल बॉयज इन दी फील्ड, ये कंप्लीट एक सब्जेक्ट है, और एंशियस। इस तरह ऑल द बुक्स व्हिच वर रिकमेंडेड बाय द प्रोफेसर, ये कंप्लीट एक सब्जेक्ट है, हैज बीन ब्रॉट, क्योंकि हैज क्या है, वर्ब है, तो वर्ब से पहले जो कुछ भी होगा उसको सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, इस लेवल पे इतनी डिटेल से आपको उसकी जाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना आपको पता हो कि सिंपल सब्जेक्ट है, कंपाउंड सब्जेक्ट है, कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। अगर जस्ट आपको ये पता हो कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, डूअर ऑफ एन एक्शन और परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्शन, इतना सा पता, और जनरली आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सब्जेक्ट है या नहीं है। वर्ब से पहले जनरली हम जो कुछ भी आ जाए इसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। चले, ये तो जनरल बातें थी, यहां से आप लोगों के सेंटेंस करेक्शंस के रूल स्टार्ट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, मुझे ये बताए, आर यू रेडी? स्टार्ट करें हम क्लास को। If you are ready, so I will get the class started. चले, बिस्मिल्लाह कर ले, अपने नोट्स वगैरह साथ रख लें, और जो कुछ मैं बता रहा हूँ उसको नोट डाउन भी करें। एक, if someone is around you and he or she is disturbing you, so kindly ask him or her to leave you for time being. थोड़ी देर के लिए आपको उनसे कह दें, मुझसे रिक्वेस्ट कर दें कि मैंने पढ़ना है, मैंने क्लास लेनी है, तो आपने मुझे अकेले छोड़ना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। याद रखिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास जो है ना वो आप लोगों का ये है सेंटेंस करेक्शन से। तो स्टार्ट लेते हैं रूल नंबर फर्स्ट से। रूल नंबर फर्स्ट आपके क्या बता रहे हैं कि व्हेन यू वांट टू ज्वाइन टू सब्जेक्ट बाय डिंट ऑफ एंड, इट विल ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। सिंपल वर्ड्स में जब भी आपने दो सब्जेक्ट्स को एंड के जरिए कनेक्ट करना है तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो हमेशा से प्लूरल आएगा। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड एंड हिज मदर आर इन टाउन। दो सब्जेक्ट्स हैं, एक माई फ्रेंड है, सेकेंड माई मदर। सो वी हैव टू सब्जेक्ट्स एंड वी वांट टू जॉइन दिस टू सब्जेक्ट बाय डिंट ऑफ एंड, with the help of and. So the verb that it will take will always be plural. My friend and his mother are in town. Is in town नहीं आएगा. My friend and his mother are in town. इस तरह अली and अहमद have made a new design for the house. अली एक सब्जेक्ट है, अहमद दूसरा सब्जेक्ट है, तो अली and अहमद have आएगा, has नहीं आएगा।
Now students, introducing you with rule number 1 is basically intended to introduce you with rule number 2. रूल नंबर 1 से के साथ मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया, बेसिकली मतलब रूल नंबर 1 नहीं है, आपको समझाना रूल नंबर 2 है। इंपॉर्टेंट क्या है रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 क्या आपको बता रहे हैं कि whenever you have embarked upon joining two subjects with the help of and if it refers to a singular person, a singular thing or a singular place, it will always take singular verb. For example, मैंने लिखा है the captain and the coach of the team has been sacked. एक तो ed लगा लें आप, ये sack नहीं, ये sacked है, टाइपो मिस्टेक है, SAC sacked। चले, यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है द कैप्टन एंड द कोच ऑफ द टीम। कैप्टन एक सब्जेक्ट है, कोच दूसरा सब्जेक्ट है, हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों को मैंने कंबाइन किया हुआ है किस चीज के जरिए, एंड के जरिए। तो यहां पे जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर है। रीजन क्या है कि जो बंदा कैप्टन है वही बंदा कोच भी है। तो अगर 2 नाउन्स को आपने एंड के जरिए कनेक्ट किए हैं, वैसे तो होना ये चाहिए कि प्लूरल वर्ब आ जाएं, लेकिन कभी कभी सिंगुलर वर्ब भी आएगा, जिस तरह इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं मैंने सिंगुलर वर्ब लगाया है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब भी आप एंड के जरिए 2 सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं, अगर वो एक बंदे की तरफ इशारा हो रहा हो या एक चीज की तरफ इशारा कर रहा है तो इट विल ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। द कैप्टन एंड द कोच, जो बंदा कैप्टन है वो कोच भी है। फॉर एग्जाम्पल अहमद है, आप में से अहमद जो है ना वो आपके क्लास का कैप्टन भी है और वही अहमद कोच भी है। उनके पास 2 डिजिग्नेशन है, कैप्टन भी है कोच भी है, लेकिन बंदा एक है। तो फिर मैंने इनके साथ क्या लगाना है? हैव तो नहीं लगा सकता हूं। जब बंदा एक है तो मैंने सिंगुलर वर्ब लगाना है। The captain and the coach of the team has been sacked, ना कि have been sacked। एक बात। सेकंड सेंटेंस देखिए, butter, bread and butter is not easy to earn in the era of inflation। अभी bread and butter याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि हम अक्सर कहते हैं रोजी कमाना, ब्रेड एंड बटर क्या है? रोजी, रोजी रोटी कमाना। एक चीज की तरफ इशारा हो रहा है। रोजी रोटी क्या है? अर्निंग की बात हो रही है, अर्निंग की, एक चीज की तरफ इशारा। तो इसलिए हमने इसके साथ इज लगा लिया, न के आर लगाया है। नव याद रखिएगा क्वेश्चन ये है, मदीहा कैप्टन अलग भी हो सकता है, कोच अलग भी हो सकता है, थोड़ी देर बाद बताता हूं, थोड़ा सा वेट करें। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं मदीहा उसको सुन ले। क्वेश्चन ये है कि हमें पेपर में कैसे पता चलेगा कि जो बंदा कैप्टन है वही बंदा कोच भी है। पेपर में तो ये नहीं लिखा होगा कि जो बंदा कैप्टन है वही बंदा कोच भी है। तो याद रखिएगा कि अगर सेकंड सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल्स लगे हैं या पोजेसिव एडजेक्टिव्स लगे हैं, जिस तरह माई है, यूर है, हिज है, ये लगे हैं, ये दोबारा से सुन ले, या आर्टिकल्स लगे हैं सेकंड सब्जेक्ट के साथ, ए एन डी में से कुछ भी लगे, फर्स्ट के साथ नहीं सेकंड की बात कर रहे हैं, फर्स्ट के साथ लगा है या नहीं लगा है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। वी आर कंसर्न्ड विद द सेकंड सब्जेक्ट। if possessive adjectives are there with the second subject, then it always take plural verb। इसका मतलब ये होगा कि ये 2 डिफरेंट बंदे हैं, एक बंदा नहीं है। जो बंदा कैप्टन है वो अलग है, जो बंदा कोच है वो कंप्लीटली ऑल टुगेदर डिफरेंट है। अभी जरा इस सेंटेंसेस को जो मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं उसको जरा देख लें। वेट, ये आप देख सकते हैं जो लास्ट में है, मैंने क्या लिखा है, बल्कि उससे पहले ये देख लें, मैंने लिखा है द ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। सेकंड वाले के साथ मुझे आप लोग खुद बता दे, द ब्लैक एंड व्हाइट टीवी इज नॉट वॉच दीज डेज। तो सेकंड सब्जेक्ट के साथ कोई आर्टिकल लगा हुआ है या कोई पोजेसिव एडजेक्टिव्स लगा हुआ है?
नहीं लगा हुआ है, तो मैंने फिर वर्ब कौन सा लगाया है? सिंगुलर वर्ब लगाया, इज। इस तरह सेकंड सेंटेंस देख ले, द डॉक्टर एंड हाउस ओनर हैज जस्ट रेज। तो जो बंदा डॉक्टर है वही बंदा उस घर का मालिक भी है। तो रीजन क्या है? क्योंकि सेकंड सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल्स नहीं लगे हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स नहीं लगे हुए। इस तरह माई अंकल एंड डॉक्टर विजिट्स मी डेली, सिंगुलर वर्ब मैंने लगा लिया। रीजन क्या है कि जो मेरा अंकल है वही बेसिकली डॉक्टर भी है, अंकल भी है मेरा और साथ के साथ उसका प्रोफेशन डॉक्टर भी है, एक ही बंदा है। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि सेकंड सब्जेक्ट के साथ द नहीं लगा हुआ है, अ नहीं लगा हुआ है, एन नहीं लगा हुआ है, माई, यूअर्स, हिज, हर कुछ भी नहीं लगा हुआ है। लेकिन इसके बाद ये सेंटेंस जरा देख लें, ये जो मैंने हाईलाइट किया, मैंने क्या लिखा है कि द डॉक्टर एंड द हाउस ओनर हैव जस्ट अराइव्ड। अभी डॉक्टर वही बंदा है, लेकिन जो हाउस ओनर है वो कंप्लीटली ऑल टुगेदर डिफरेंट बंदा है, क्योंकि सेकंड वाले के साथ द लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि डॉक्टर एक कुछ कोई और है, अदनान होगा, और हाउस ओनर का नाम इरफान होगा। अदनान अलग बंदा है जिसका नाम डॉक्टर अदनान है, और हाउस ओनर का नाम मतलब इमरान है। तो दो डिफरेंट बंदे हो गए। तो जब दो डिफरेंट बंदे हैं तो मैंने इसके साथ हैव लगाना है, प्लूरल वर्ब लगाना है। इस तरह नेक्स्ट देख ले, माई अंकल, ये एक सब्जेक्ट है, लेकिन सेकंड को देख ले, माई डॉक्टर पोजेसिव एडजेक्टिव में लगा चुका हूं। माई डॉक्टर विजिट मी लास्ट वीक। तो याद रखिएगा, विजिट मी वीकली, तो याद रखिएगा कि मैंने अगेन प्लूरल वर्ब लगाया है। द कैप्टन एंड द कोच ऑफ द टीम हैव बीन सेक्ड। कैप्टन एक बंदा है, कोच कंप्लीटली ऑल टुगेदर दूसरा बंदा है, तो मैंने हैव लगा लिया। क्लियर हो गई बात? सेकंड के साथ द मैंने लगा ली। सेकंड के साथ अगर ए एन दी में से कुछ लगा हुआ हो या पोजेसिव एडजेक्टिव लगे हुए हो, तो आपने फिर ये इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाना है, क्योंकि ये दो डिफरेंट बंदे हैं, एक बंदा नहीं है। चले आगे चलते हैं। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 के हवाले से सिंपल सी बात है। Sometimes we embark upon joining two subjects by dint of either or neither nor. Now the question is whether either or neither nor, whether the subject will take singular verb or plural verb. Now keep this in mind. If the second subject is singular, it will always take singular verb. If the second subject is plural, it will always take plural verb. जब भी आपने दो सब्जेक्ट्स नीदर नॉर या इधर और के जरिए कनेक्ट किए हो, तो क्वेश्चन ये है कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा या प्लूरल वर्ब आएगा। तो याद रखिएगा कि आपने सेकंड सब्जेक्ट को देखना है। सेकंड सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। नीदर शी नॉर यूर फ्रेंड्स, शी एक सब्जेक्ट है, यूर फ्रेंड्स दूसरा सब्जेक्ट है, तो दो सब्जेक्ट्स हैं। इन दोनों को मैंने कंबाइन किया हुआ है किसी के जरिए, नीदर नॉर के जरिए। जो वर्ब मैंने लगाया है ये इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाया है। ही शी इट, ही शी इट, याद रखिएगा ये हमारे पास वो सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ एस या ई एस हम लगाते हैं। प्लूरल के साथ जिस तरह दे है या नेम्स हैं, तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ब्स लगाते हैं। तो नीदर शी एक सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, नॉर यूर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट है। तो सेकंड वाला प्लूरल है, तो इसके साथ जो मैंने वर्ब लगाया है वो भी प्लूरल लगाया है, NOW लगाया है, KNOWS नहीं लगाया है। नेक्स्ट आप देखें, नीदर बुक्स नॉर बैग इज देयर इन द रूम। तो नीदर द बुक्स नॉर द बैग, तो बैग हमारे पास क्या है? एक है, बुक्स हमारे पास ज्यादा है। तो जो इसके साथ मैंने वर्ब लगाया है वो क्या है? वो सिंगुलर है, क्योंकि सेकंड नंबर पे सेकंड सब्जेक्ट के मुताबिक आपने वर्ब लगाना है। सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर आएगा। सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल आएगा।
एग्जैक्टली राबिया वकार, लेकिन एक बात अपने माइंड में रखिएगा कि अगर दो सब्जेक्ट्स हैं और दोनों को आपने नीदर नॉर या ईदर आर के जरिए कनेक्ट किया हो, शर्त इसमें यह है नीदर नॉर और ईदर आर मस्ट होने चाहिए, इसके बगैर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 बिल्कुल, रूल नंबर 4 इज कॉन्ट्रेरी टू रूल नंबर 3। ठीक है, रूल नंबर 4 इज कॉन्ट्रेरी टू रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में हमने सेकंड सब्जेक्ट को देखना था, रूल नंबर 4 में हम फर्स्ट सब्जेक्ट को देखेंगे। रूल क्या कह रहे हैं सुन ले। रूल ये बता रहे हैं कि जब भी आपने दो सब्जेक्ट्स कनेक्ट करने हैं, ज्वाइन करने हैं, इफ यू वांट टू ज्वाइन टू सब्जेक्ट्स बाय डिंट ऑफ टुगेदर विद, accompanied by, along with, as well as, जब भी आप दो सब्जेक्ट इनकनेक्टिव के जरिए कनेक्ट करेंगे, कौन कौन से है, along with है, together with है, as well as है, accompanied by, इनके जरिए आप कनेक्ट करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा जो वर्ब आएगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा। फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर आएगा। फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल आएगा। स्टूडेंट्स, मैं पहले भी बता चुका हूं कि बी इन टाइम मैंने रिवाइज नहीं करना है। आमना, अभी तक आप कहां थे? देखे ना, सुन ले। जब भी आपने दो सब्जेक्ट्स को ईदर और या नीदर नॉर के जरिए कनेक्ट करना है, आमना आपके लिए ईदर और या नीदर नॉर के जरिए कनेक्ट करना है, तो आपने किसको देखना है? आपने फर्स्ट सेकंड सब्जेक्ट को देखना है। सेकंड सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, सेकंड सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। नीदर शी नॉर योर फ्रेंड्स, सो शी सिंगुलर है, योर फ्रेंड्स प्लूरल है, तो मैंने सेकंड सब्जेक्ट को देख के मैंने प्लूरल वर्ब लगा लिया। नीदर बुक्स नॉर बैग इज देयर इन दी रूम, बुक्स ज्यादा है, प्लूरल है, बैग सिंगुलर है, तो मैंने सिंगुलर वर्ब के, सिंगुलर सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब लगा लिया। सेकंड वाला जो सब्जेक्ट है वो बैग है, सिंगुलर है, तो मैंने इज लगा लिया, आर नहीं लगाया। मेरे ख्याल में क्लियर है। इधर यू और आई एम आउट टुडे, तो यू एक सब सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई जो है ना ये सेकंड, तो सेकंड सब्जेक्ट को देख के मैंने वर्ब लगाया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये जो वर्ड्स हैं, along with है, together with है, as well as है, accompanied by, ये इन वर्ड्स के साथ जो वर्ब आएगा वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। डिफिकल्टी मेंबर्स, ये एक सब्जेक्ट है लेकिन है प्लूरल सब्जेक्ट। सेकंड, एज वेल एज द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल भी एक सब्जेक्ट है लेकिन सिंगुलर है, एक प्रिंसिपल है, ज्यादा फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो मैंने फैकल्टी मेंबर्स को देख के मैंने वर्ब लगा लिया, आर मैंने लगा लिया, इज नहीं लगाया है, क्योंकि एज वेल एज के जरिए अकम्पनीड बाय, टुगेदर विद, along with, जब भी ये वर्ड्स आ जाएं तो आपने फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब लगाना है। इस तरह आप देख ले, मिस्टर अदनान अकम्पनीड बाय हिज सिबलिंग्स, सिबलिंग्स ज्यादा है, अदनान एक है, तो मैंने अदनान फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब लगा लिया। फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है, अदनान एक है, तो मैंने इसके साथ वाज लगा लिया, सिंगुलर वर्ब लगा लिया। मिस्टर अदनान अकम्पनीड बाय हिज सिबलिंग वाज बेनिश्ड टू द फॉरेस्ट। आई थिंक समझ आ रही है आप लोगों को? इफ यू हैव गॉट एनी एम्बिग्विटी, एनी कंफ्यूजन, you may let me know. Okay. रूल नंबर 5 आपको क्या बता रहे हैं? रूल नंबर 5 आपको ये बता रहे हैं, जिस तरह ऑलरेडी बता चुका हूं, कि सब्जेक्ट का मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो सिंगुलर वर्ड होगा। सब्जेक्ट का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो ये सेंटेंस जरा देख लें, मैंने क्या लिखा है, द टीचर इन द स्टाफ रूम आर वेटिंग फॉर द बेल टू रिंग। द टीचर इन द स्टाफ रूम, ये कंप्लीट क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि इसके बाद वर्ब है, तो वर्ब से पहले जो कुछ भी होगा जनरली उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। द टीचर्स इन द क्लासरूम। तो याद रखिएगा कि आपने जब भी आपके पास एक कम्प्लेक्स या लेंथी सब्जेक्ट आ जाए तो आपने फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक डिसाइड करना है। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, अगर फर्स्ट वर्ड प्लूरल है तो आपने प्लूरल वर्ब।
द टीचर्स हमारे पास क्या है, ये एक सब्जेक्ट है। द टीचर इन द क्लासरूम, ये कंप्लीट हमारे पास एक सब्जेक्ट है। द टीचर्स इन द क्लासरूम, ये एक इन द स्टाफ रूम, ये एक सब्जेक्ट है। लेंथ सब्जेक्ट है कि इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब लगाना है या प्लूरल वर्ब लगाना है। तो याद रखिएगा कि आपने फर्स्ट वर्ड को देखना है। इस कंप्लीट सब्जेक्ट में आपने फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक, फर्स्ट वर्ड के मुताबिक डिसाइड करना है। द टीचर इन द क्लासरूम आर वेटिंग फॉर द बेल। तो टीचर हमारे पास प्लूरल है, फर्स्ट वर्ड प्लूरल है, तो मैंने उसी फर्स्ट वर्ड के मुताबिक क्या लगाया, प्लूरल वर्ब लगाया, आर लगाया। अगर मैं कह दूं कि द टीचर इन द क्लासरूम, एस ना लगाऊं, एक टीचर की बात करूं, द टीचर इन द क्लासरूम, तो फिर क्या आएगा, इज आएगा। वेरी गुड। द टीचर इन द क्लासरूम इज वेटिंग फॉर द बेल टू रिंग। इस तरह आप देख ले, द बुक्स विच वर गिफ्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर, तो द बुक्स हमारे पास ज्यादा है तो मैंने आर लगाए। द बुक्स आर स्टिल देयर इन लाइब्रेरी। द बुक्स विच वर गिफ्टेड बाय, तो अगर फर्स्ट वर्ड सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगाओ, फर्स्ट वर्ब प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। तो द बुक्स हमारे पास एक वर्ड है तो उसके मुताबिक मैंने आर लगाए। द बुक्स आर स्टिल देयर इन, द बुक्स विच वर गिफ्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर आर स्टिल देयर इन द लाइब्रेरी। नेक्स्ट, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 आपको क्या बता रहे हैं स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करें। रूल नंबर 6 आपको ये बता रहे हैं कि अगर ये स्ट्रक्चर है वन ऑफ द, और उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा हमेशा से, वन ऑफ प्लस उसके बाद हमेशा से प्लूरल नाउन आएगा, उसके बाद हमने जो वर्ब लगाना है वो हमेशा से सिंगुलर आए। वन ऑफ दी इज एन एक्सप्रेशन, it always take plural noun, and of course it always take singular verb. One of the boys is waiting outside. One of the boys, this is an expression, ये expression है। जब भी आपने one of the लगाया है तो याद रखिएगा उसके बाद plural noun आएगा। one of the जहां पे भी आ जाए, अक्सर मैं कहता हूं कि one of my favorite students, एस में लगाता हूं, वन ऑफ माई फेवरेट स्टूडेंट नहीं आएगा, वन ऑफ माई फेवरेट स्टूडेंट्स आपने हमेशा से लगाना है। तो ये जो एक्सप्रेशन कहीं पे भी आपको मिले, वन ऑफ द, वन ऑफ माई फेवरेट टीचर्स, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, तो वन ऑफ दी के बाद आपने हमेशा से प्लूरल वर्ब लगाना है, प्लूरल नाउन लगाना है, लेकिन जो वर्ब आएगा वो हमेशा से सिंगुलर आएगा। तो वन ऑफ द बॉयज इज वेटिंग आउटसाइड, वन ऑफ द बॉयज, क्योंकि बहुत सारे बॉयज हैं, उसमें से एक जो है ना वो बाहर वेट कर रहा है, बाकी बॉयज की बात नहीं हो रही है, आपने इसको समझना है। वन ऑफ द बॉयज इज वेटिंग आउटसाइड, इसका मतलब है कि वन बॉय इज वेटिंग आउटसाइड, कि एक बॉय जो है ना वो वेट कर रहा है बाहर, बाकी जितने भी बॉयज हैं उसमें से एक बॉय इस तरह है जो बाहर वेट कर रहा है। तो वन ऑफ द बॉयज इज वेटिंग आउटसाइड। सेकंड देख ले फिर यहाँ पे थोड़ा सा ना, स्पेशली आपने ऊपर क्या किसना ये कमेंट किया है, वो गनजफर, आपको मैं बता रहा हूँ, गनजफर इकबाल, आप जरा ये देख लें। सेकंड सुन ले, वन ऑफ द नोवा, स्टाफ नहीं आएगा, वन ऑफ द नोवा, खैर स्टाफ तो स्टाफ ही है, उसके साथ तो स्टाफ्स तो होगा नहीं, स्टाफ ही स्टाफ। अब यहाँ पे आपने लिखना है कि सर हारून इज वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स आएगा। यहाँ तो ठीक है सर आयशा, कि आपने सॉरी मैडम आयशा, आपने बात की है कि हारून इज माय फेवरेट टीचर के साथ आप एस लगाएंगे, हारून इज माय फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स आएगा, हारून इज वन ऑफ माय फेवरेट टीचर्स। चले फिर इज आएगा। ओके, वापस आ जाते हैं। ये जो नेक्स्ट रूल है ये क्या बता रहे हैं आपको, जब भी आपने इस तरह का वो लगाना है, स्टाफ मेंबर्स, बिल्कुल ठीक है, इज माय फ्रेंड, बिल्कुल ठीक है, सलमान सईद, यू आर राइट।
नोवा मेंबर्स, बिल्कुल इज आएगा। वकार बिल्कुल ठीक है, राबिया वकार। ओके, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। ये जरा देख ले, वन ऑफ, अगर ये आ जाए प्लस प्लूरल नाउन आ जाए, लेकिन एट द सेम टाइम हु आ जाए। अब ये देख ले, अगर हु आ जाए उसी सेंटेंस में, तो फिर आपने जो वर्ब लगाना है हु के बाद, वो प्लूरल वर्ब आएगा, वो सिंगुलर वर्ब नहीं आएगा। मैंने क्या लिखा है, वन ऑफ, उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा, वन ऑफ द गर्ल्स, आयशा इज वन ऑफ द गर्ल्स। उसके बाद अगर हु आ जाए तो वर्ब जो आएगा वो प्लूरल आएगा, सिंगुलर नहीं आएगा। अगर हु नहीं लिखा हुआ है फिर सिंगुलर वर्ब आएगा, जिस तरह ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहां पे क्या है कि अगर इन केस वन ऑफ दी आ जाए, उसके बाद ऑफ कोर्स आपने लगाना ही प्लूरल नाउन है तो लगाएंगे प्लूरल नाउन। उसके बाद कंडीशन क्या है, अगर हु आ जाए तब आपने क्या करना है, वर्ब प्लूरल लगाना है। अगर हु ना आ जाए, जिस तरह पहले वाले सेंटेंस था, पहले वाला रूल था, तो फिर आपने सिंगुलर वर्ब लगाना है। अब ये देख ले, अली इज वन ऑफ द गर्ल्स हु रिस्पेक्ट एंड ओबे देयर पेरेंट्स। मैंने रिस्पेक्ट लिखा है, प्लूरल वर्ब है। रिस्पेक्ट का क्या मतलब है कि प्लूरल वर्ब है ना, अगर रिस्पेक्ट्स होता तो फिर सिंगुलर वर्ब होता, लेकिन मैंने प्लूरल वर्ब लगाया है। एस इसके साथ नहीं है, एस जब नहीं है इसके साथ, इसका मतलब यह क्या है कि ये प्लूरल वर्ब है। तो आलिया इज वन ऑफ द गर्ल्स हु रिस्पेक्ट, इसका मतलब क्या है, अभी मैं समझा दूं कि आलिया भी और बाकी जितने भी गर्ल्स हैं, सारे के सारे वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं। सिर्फ आलिया नहीं, बाकी स्टूडेंट्स भी सारे के सारे रिस्पेक्ट करते हैं, किसके, अपने पेरेंट्स की। इससे पहले वाला जो सेंटेंस था उसमें इस तरह नहीं था। ये जरा इसके ऊपर सोच ले, वन ऑफ द बॉयज इज वेटिंग आउटसाइड, क्या और भी बहुत सारे बॉयज हैं, लेकिन एक बॉय इस तरह है जो बाहर वेट कर रहा है। वन ऑफ द बॉयज, सारे बॉयज नहीं, ऑल बॉयज नहीं, वन ऑफ द बॉयज इज वेटिंग आउटसाइड। इसका क्या मतलब है कि बहुत सारे लड़के हैं, उसमें एक लड़का इस तरह है कि आउटसाइड वेट कर रहा है। सेकंड इस तरह नहीं है। सेकंड आपको ये बता रहे हैं कि जो आलिया हर सेल्फ है और साथ बाकी जितने भी लड़कियां हैं, सारे के सारे रिस्पेक्ट करते हैं उनके पेरेंट्स की। आलिया इज वन ऑफ द गर्ल्स हु रिस्पेक्ट, बाकी गर्ल्स भी कर रहे हैं इंक्लूडिंग आलिया, हु रिस्पेक्ट एंड ओबे देयर पेरेंट्स हैं, देयर पेरेंट्स। तो इन शॉर्ट कहने का क्या मतलब है, जब भी हु आ जाए तो आपने उसके बाद क्या लगाना है, प्लूरल वर्ब लगाना है। इस तरह एक और सेंटेंस भी है, एक और स्ट्रक्चर भी है कि जब आपने द ओनली वन ऑफ ये आ जाए, द ओनली वन ऑफ ये स्ट्रक्चर आ जाए, तो उसके बाद हमेशा से प्लूरल नाउन आपने लगाना है। ठीक है, ये तो कंफर्म है। अगर हु आ जाए तो अगेन आपने प्लूरल वर्ब लगाना है, जिस तरह इससे पहले वाला केस था, एग्जैक्ट यही केस यहां पे भी है। तो मैंने क्या लिखा है, ताहिर इज द ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स, द ओनली, ताहिर इज द ओनली वन ऑफ द बॉयज हु हैव रजिस्टर्ड। अभी यहां पे क्या है, हु हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ, सेंटेंस खुद बताएगा कि सारे के सारे बच्चों ने, ठीक है, रजिस्टर्ड देमसेल्व्स फॉर द कोर्स इंक्लूडिंग ताहिर। मतलब यह है कि एक कंप्लीट ग्रुप है, आपकी बात है कि कंप्लीट ग्रुप है, उनमें से या इनके पास दो ग्रुप्स हैं, उसमें से कुछ इस तरह स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने खुद को रजिस्टर किया हुआ है, कुछ इस तरह एक ग्रुप है जिसने खुद को रजिस्टर नहीं किया है। जिस ग्रुप में रजिस्टर किया है उनमें एक जो मेन बंदा था वो ताहिर भी, तो हमने फिर इसके साथ हैव लगाया है। चलिए, सिंपल रूल्स थे मेरे ख्याल में, इतने मुश्किल नहीं थे। सिंपल इज दैट कि जहां पे हु आ जाए फिर आपने लगाना है प्लूरल नाउन। एक मिनट, कहाँ चले गए, अच्छा आप मुझे ये बता दें स्टूडेंट्स के जेरेंट का क्या मतलब है, इन्फिनेटिव्स का क्या मतलब है। एनीवन, व्हाट इज जेरेंट, व्हाट इज इन्फिनेटिव, मुझे बता सकते हैं आप। नहीं पता, चले मैं बता देता हूँ। अनवर अहमद, जेरेंट किसे कहते हैं, यस, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, जहां पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी आ जाए और यूजुअली वो नाउन के तौर पर
परफॉर्म करें। जरूरी नहीं कि नाउन के तौर पर हो, लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी अगर नाउन के तौर पर आ जाए, यूजुअली, जरूरी नहीं, कभी कभी वो नाउन के तौर पर ना भी आता है, लेकिन एज अ होल नाउन के तौर पर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा है कि टीचिंग इज अ नोबल प्रोफेशन। टीच सब्जेक्ट है प्लस आईएनजी, वॉक प्लस आईएनजी वॉकिंग, वॉक प्लस आईएनजी वॉकिंग क्या है, जेंडर है, जेरेंट है। टॉक प्लस आईएनजी टॉक प्लस आईएनजी। इस तरह स्पीक प्लस आईएनजी स्पीकिंग, टॉकिंग, स्पीकिंग, वॉकिंग। इस तरह डांसिंग, राइटिंग, ये सारे के सारे क्या है, जेरेंट्स, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वो प्लस आईएनजी है। तो टीच प्लस फर्स्ट, टीचिंग इज एन ऑब्लिवियस प्रोफेशन। तो याद रखिएगा कि जेरेंट के साथ आपने सिंगुलर वर्ब लगाना है। इस तरह इन्फिनेटिव्स क्या है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये तो जेंडर तो क्या था, जेरेंट का आपको पता चल गया। अभी हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम इन्फिनेटिव्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले था टीचिंग था तो टू टीच, टू डांस, टू वर्क, टू प्ले, टू टीच, टू टॉक, टू वॉक। क्लियर हो गई बात। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टू स्माइल, ठीक है। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम क्या लिखेंगे, क्या कहेंगे उसको, कि ये इन्फिनेटिव्स हैं। तो चाहे जेरेंट हो या इन्फिनेटिव हो, इनका अगर नाउन के तौर पर ये यूज हो जाए तो हम इसको क्या कहेंगे, इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। सर जेरेंट एंड इन्फिनेटिव एक दूसरे की जगह एज नाउन यूज हो सकते हैं, हाँ यूज हो सकते हैं सर। टू की बात मसला फर्स्ट फॉर्म आता है, टू के बाद हमेशा से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, ठीक है राबिया। ओके, टीचिंग प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। टू पेंट द वॉल, ये टू पेंट हमारे पास क्या है, ये इन्फिनेटिव है। स्क्रॉलिंग ऑन द ट्रैक अलोंग द लेक इज रिफ्रेशिंग एक्ट। तो स्क्रॉलिंग ऑन द ट्रैक अलोंग द लेक, ये क्या है, ये जैरंड है, इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब लगाना है। व्हाट ही सेज, ये जनरली हमारे पास, अच्छा ये स्क्रॉलिंग ऑन द ट्रैक अलोंग विद द लेक, ये फ्रेज के फॉर्म में है। तो अगर फ्रेज के फॉर्म में है तो भी आपने सिंगुलर वर्ब लगाना है। अगर क्लास के फॉर्म में है, व्हाट ही सेज, व्हाट ही सेज, ही सब्जेक्ट है, सेज वर्ब है। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फ्रेज क्या है, क्लास क्या है, उनके टाइप्स बताऊंगा। यहाँ पे आप सिंपल ये समझ लें जनरली कि फ्रेज और क्लास में डिफरेंस क्या है। फ्रेज याद रखिएगा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका न सब्जेक्ट होता है न वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल इन द क्लास, इन द क्लास या आउटसाइड ऑफ द क्लास। तो इन द क्लास आप देख लें, आउटसाइड ऑफ द होम देख लें, इनका न सब्जेक्ट है न वर्ब है, बस ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। So group of words having no subject, having no verb is called phrase. इसको हम phrase कहेंगे। Now इसके बिल्कुल contrary, क्लास हमारे पास क्या है, जिसका सब्जेक्ट भी होगा, जिसका वर्ब भी होगा, उसको हम क्लास कहेंगे। अब ये सेकंड सेंटेंस फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ही इज अ गुड बॉय, ही सब्जेक्ट है, इस क्या है, वर्ब है। तो ये क्लास है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। ही इज अ गुड बॉय। इस तरह ये सेंटेंस आप देख ले, व्हाट ही सेज, व्हाट ही सेज, ही क्या है, सब्जेक्ट है, सेज क्या है, वर्ब है। क्लियर हो गई बात स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट और सॉरी फ्रेज और क्लास का जनरल आपको पता चल गया। डिटेल से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि टाइप्स क्या है फ्रेजेस के और कहाँ कहाँ पे यूज करना है, क्लासेस क्या है और इनके टाइप्स क्या है। तो चाहे आप क्लास लिखते हैं या फ्रेज लिखते हैं, अगर ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए तो आपने इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना है, प्लूरल वर्ब नहीं आएगा। अच्छा नेक्स्ट
जब भी हम अमाउंट की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, क्वांटिटी की बात करें, टाइम की बात करें, पीरियड की बात करें और उसके साथ यूनिट भी यूज हुआ हो, तो आप ब्लाइंडली इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएं। ब्लाइंडली आप क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। इट इज एज सिंपल एज इट इज। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये सेंटेंस आप देख लें। मैंने लिखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू वॉल इज 12 फीट। अभी याद रखिएगा, अगर मैं इसको इस तरह लिखता हूं कि 12 फीट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स। 12 फीट, 12 ELV, 12 feet is the distance between the two wall। अच्छा, इस सेंटेंस को देख लें। मैंने लिखा है 12 फीट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू वॉल। 1 फीट की बात नहीं हो रही, 2 फीट की बात नहीं, 3 फीट की बात नहीं हो, 12 फीट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि 12 हमारे पास एक नहीं है, दो नहीं है, ज्यादा है, 2 3 4 5 12। लेकिन जो यूनिट यूज हुआ है वो डिस्टेंस का यूनिट यूज हुआ है, तो इसलिए मैंने इज लगा लिया। तो इन शॉर्ट कहने का क्या मतलब है कि 12 फीट इज द डिस्टेंस। जब भी आपने वही उससे एक ही बात, द डिस्टेंस बिटवीन द टू वॉल इज द डिस्टेंस की बात हुई है ना। मैंने, अगर आपको याद है, किसने पूछा है ये? साद आपने पूछा है। वॉल्स, 2 वॉल्स होगा ना, वॉल तो नहीं होगा, 2 वॉल्स की बात हो रही है। साथ एक वॉल की बात तो नहीं हो रही, तो वो तो अलग बात है। बाकी ये है कि डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है इसको देख के हमने इज लगा लिया, एक बात है। लेकिन जो मैंने सेंटेंस आपको यहाँ पे टाइप करके दी है उसमें 12 फीट क्या है, डिस्टेंस है, तो मैंने इसके लिए इज लगा दिया, वॉज नहीं लगाया। सेकंड सेंटेंस देख ले, आपको और भी समझ आ जाए। $50,000, $1 नहीं है, $2 नहीं, $50,000 वॉज अ हैंडसम मनी, हैंडसम अमाउंट। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स के $50,000 मैंने जिस तरह बता दिया ऑलरेडी कि जब भी आप अमाउंट की बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं, क्वांटिटी की बात करते हैं, तो आप लोगों ने सिंगुलर वर्ब लगाना है। तो $50,000 वॉज अ हैंडसम अमाउंट, इज नहीं आएगा, वॉज अ हैंडसम अमाउंट। मैंने वॉल नहीं लिखना है, लिखा है मैंने वॉल्स लिखा है। द डिस्टेंस के साथ मैंने इज लगाया। अच्छा, नेक्स्ट है $50,000, $50,000 वॉज आएगा, ये किसका है? मैंने ब्रेक, मैं ट्राई करता हूँ कुछ टाइम बाद ले लूं, लेकिन शायद ना भी लूं, एक 5 मिनट्स का शायद ब्रेक लूं। हाँ, जस्ट थोड़ा स्टूडेंट्स फ्रेश। ओके, चलिए वापस आ गए। $50,000 was a handsome amount to the newly couple। तो हमने क्या लगाया? was। इस तरह 500 kg, 100 kg नहीं है, 200 नहीं है, 500 kg of sugar was sold for 5,000 rupees। तो 500 kg यूनिट है kg। इन शॉर्ट कहने का क्या मतलब है कि जब भी हम डिस्टेंस की बात करें, अमाउंट की बात करें, क्वांटिटी की बात करें, टाइम की बात करें, तो हमने इसके साथ क्या लगाना है? सिंगुलर वर्ब लगाना है। नेक्स्ट स्टूडेंट, जब आप फ्रैक्शन की बात करते हैं या आप बात करते हैं, फ्रैक्शन की बात करते हैं, 1 मिनट, फ्रैक्शन की बात करते हैं या आप परसेंटेज की बात करते हैं, तो आपने नाउन को देख के डिसाइड करना है कि इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब लगाना है या प्लूरल वर्ब लगाना है। ये सेंटेंस जरा देख लें।
अगर सिंगुलर वर्ब है, नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लगाना है, प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल वर्ब लगाना है। ये ऑन नहीं लगा हुआ, क्या मसला है, जरा इसको ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल 50% ऑफ द बुक, 50% है, फ्रैक्शन की बात करते हैं या परसेंटेज की बात करते हैं, तो इसके साथ जो नाउन अगर सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर आएगा। मैंने लिखा है 50% ऑफ द बुक, तो बुक सिंगुलर है तो मैंने फिर हैज लगाया है। इस तरह नेक्स्ट सेंटेंस लेके हाफ ऑफ द बॉयज, अभी हाफ ऑफ द बॉयज है ना, तो फिर मैंने इसके साथ क्या लगाया है, प्लूरल वर्ब लगाया है। रीजन क्या है? अच्छा, बॉयज है, प्लूरल है, तो लेकिन कंडीशन क्या है कि या तो फ्रैक्शन होगा या परसेंटेज होगा। हाँ, ये अभी भी नहीं लगा हुआ। अच्छा, ये यूपीएस पे नहीं, अभी लाइट आ गई। अच्छा चलो, ये एसी भी ऑन कर दे। अच्छा, हाफ ऑफ द बॉयज आर रेडी टू गो टू मरियान। तो स्टूडेंट्स समझ आ गई आपको रूल नंबर 9 की? मुझे जस्ट अगर कोई प्रॉब्लम, हाफ ऑफ द बॉय इज नहीं आएगा निम्रा, यही तो मैं कह, हाफ ऑफ द बॉयज आर, रीजन क्या है कि मैंने कहा कि अगर कहीं पे फ्रैक्शन हो या परसेंटेज हो तो आपने उसके साथ वर्ब को देखना, नाउन को देखना है। अभी ये देखे नाउन प्लूरल है ना, बॉयज, BOYS, बॉयज से पहले फ्रैक्शन लिखा हुआ है, वो क्या है, हाफ, हाफ 1/2 है ना, हाफ। तो अगर फ्रैक्शन के बाद नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। ऊपर वाले सेंटेंस में देखे 50% ऑफ द बुक, बुक हमारे 50% तो है, लेकिन हमने इसको देख के डिसाइड नहीं करना है, हमने बुक को देख के डिसाइड करना है। बुक नाउन है, नाउन सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर आएगा, नाउन प्लूरल है तो वो भी प्लूरल आएगा। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नाउन से पहले इज ही आएगा। हाफ ऑफ दी, हाफ इज तो नहीं लगाते, हाफ इज दी बॉय, हाफ ऑफ द बॉयज आता है ना। वो कह रहे हैं कि नाउन से पहले वर्ब क्यों क्यों नहीं आता है, बाद में क्यों आया है, तो नाउन के बाद ही वर्ब आता है। वर्ब कब आएगा, नाउन के बाद ही आएगा, नाउन से पहले कैसे आएगा, सब्जेक्ट से पहले वर्ब कैसे आएगा? ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आर्टिकल का यूज पूछ रहा है कि हमने द क्यों लगाए हैं। द इसलिए क्योंकि स्पेसिफिक बॉयज की बात कर रहे हैं, हाफ ऑफ द बॉयज, स्पेसिफिक हाफ की बात हो रही है। जब भी आप स्पेसिफाई करते हैं द लगाते हैं, जिस तरह ऊपर है 50% ऑफ द बुक, एक बुक है, स्पेसिफिक कोई बुक है, सारे बुक्स की बात नहीं करी, कोई स्पेसिफिक बुक्स हैं। इस तरह नीचे कुछ स्पेसिफिक बॉयज हैं, तो 50% ऑफ द बुक मीन्स स्पेसिफिक बुक की बात हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 आपको क्या बता रहे हैं, ये जरा सुन ले स्टूडेंट्स। याद रखिएगा कि ये हमारे पास इंडेफिनेट प्रोनाउंस, इंडेफिनेट प्रोनाउंस कौन कौन से है? फर्स्ट ऑफ ऑल जनरली मैं डेफिनेशन बता दूं कि इंडेफिनेट कौन से प्रोनाउन होते हैं। इंडेफिनेट वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्सन की तरफ, स्पेसिफिक थिंग की तरफ या स्पेसिफिक प्लेस की तरफ इशारा ना कर रहा हो। दैट डज नॉट डोनेट, indefinite pronoun is a pronoun that does not donate a specific person, a specific place or a specific thing. अच्छा, किसी स्पेसिफिक पर्सन की तरफ इशारा नहीं करो। फॉर एग्जाम्पल एवरीवन, समवन, somebody, no one, nobody, everybody, everyone,
अभी जब मैं कहूंगा ईच वन ऑफ यू, तो ईच का मतलब कोई भी आप में से, कोई स्पेसिफिक बंदे की बात तो नहीं की है। जब मैं कहता हूं समबडी, तो समबडी का मतलब कोई भी हो सकता है। इस तरह जब मैं कहता हूं समथिंग, तो समथिंग का मतलब कोई भी हो सकता है। समवन का मतलब कोई भी हो सकता है। एवरीबडी, एवरीबडी मीन्स कैन एनीवन, एवरीबडी, एनीवन, नोबडी, नो वन, कोई भी, कोई स्पेसिफिक बंदे की तरफ इशारा नहीं हो रहा। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी आपने इंडेफिनेट प्रोनाउंस के हवाले से बात करनी है तो इट विल ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, इट विल ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ईच ऑफ द बॉयज इज, तो ईच ऑफ द बॉयज के साथ हमने सिंगुलर वर्ब लगाया। somebody has knocked at the door, somebody have नहीं आएगा, somebody has knocked at the door। इस तरह something is written in the state of Denmark, something is written, something is written in the state, so some के साथ मैंने is लगाया। someone has to attend the call, have नहीं आएगा, someone has to attend the call। everything is fair in love and war, everything is fair in love and war, everything और नहीं आएगा, everything is fair in love and war। समझ आ गई आप लोगों को? इस तरह मैंने लिखा है everyone is selfish। इस तरह मैं कहता हूं all is well, all is well। चले, फिर हमारे पास इनमें से कुछ इस तरह प्रोनाउन है जो कभी सिंगुलर के तौर पर यूज होंगे, कभी प्लूरल के तौर पर यूज होंगे। इसको हम मैंने किए हैं कहाँ पे, वो जरा पहले मैं बता दूं, यहाँ पे रूल नंबर 12 में मैंने किए हैं। तो पहले रूल नंबर 12 पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम वापस जाएंगे। रूल नंबर 12 क्या बता रहे हैं कि ये जो वर्ड्स हैं, फ्यू है, मैनी है, सीरियल है, बोथ है, ऑल है, सम है। मैं, फ्यू, मैनी, सीरियल, बोथ, ऑल, सम, ये कुछ इस तरह नाउन्स है जिसको हम इंडेफिनेट प्रोनाउंस है। अगर इनके साथ काउंटेबल नाउन आ जाए, अगर इनके साथ काउंटेबल नाउन आ जाए तो इट विल ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जाम्पल सम मेन आर नीडेड फॉर द बैटल, सम के बाद जो मैंने वर्ब लगाया है वो प्लूरल है, सम मेन आर, और इसके बाद जो नाउ वर्ब आएगा वो हमेशा से प्लूरल आएगा, आर। सम इंडेफिनेट प्रोनाउन है, मेन क्या है, नाउन है लेकिन काउंटेबल नाउन है। तो रूल के मुताबिक अगर इन वर्ड्स के साथ, फ्यू के साथ, मैनी के साथ, सीरियल के साथ, बोथ के साथ, ऑल के साथ, अगर इनके साथ काउंटेबल नाउन आ जाए, जिस तरह मैन है तो काउंटेबल है ना, 1 2 3 4, वी कैन काउंट मैन। तो अगर काउंटेबल नाउन आ जाए तो इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो हमेशा से याद रखिएगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। सम मेन आर नीडेड फॉर द बैटल, तो सम मेन इज नहीं आएगा, सम मेन आर नीडेड फॉर द बैटल। नेक्स्ट देख लें, यही वर्ड्स है, फी है, मैनी है, सीरियल है, बोथ है, ऑल है, सम है। अगर इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो हमेशा से याद रखिएगा कि सिंगुलर वर्ब लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगाना है। फॉर एग्जाम्पल सम मिल्क इज स्पॉइल्ड, तो सम के बाद जो मैंने मिल्क लगाया है वो काउंटेबल नहीं है, मिल्क कैन नॉट बी काउंटेबल, कैन नॉट बी काउंटेड। तो मैंने जो वर्ब लगाया है वो भी सिंगुलर लगाया है। इस तरह इट वुड बी appreciated if some tea is offered, तो tea कैन नॉट बी काउंटेड, सो हमने इज लगाया है। इनफ करेज, इनफ हमारे पास वही एक इस तरह नाउन है, तो इनफ करेज इज रिक्वायर्ड टू फेस द बुली, तो इनफ करेज, करेज कैन नॉट बी काउंटेड, तो मैंने इज लगाया। मच मनी हैज बीन स्पेंड, तो मनी के बाद मैंने, सॉरी मच के बाद मैंने मनी, कैन मनी बी काउंटेड, नॉट एट ऑल, तो अनकाउंटेबल के बाद मैंने सिंगुलर वर्ब लगाना है। स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई इस पॉइंट की? चले फिर वापस आ जाते हैं।
ब्रेक दूंगा लेकिन थोड़ा सा वेट करें। कौन से वाले की समझ नहीं आई? आप लोग सोना नहीं है आप लोग ने? चलिए मैं दोबारा से बता देता हूं। देखिए ना, रूल नंबर 12 आपको क्या बता रहे हैं? रूल नंबर 12 आपको ये बता रहे हैं कि ये जो वर्ड्स हैं, फ्यू है, मेनी है, सीरियल है, बोथ है, ऑल है, सम है, अगर इनके साथ काउंटेबल नाउन आ जाए। काउंटेबल नाउन जानते हैं व्हाट इज काउंटेबल नाउन? जिसको हम काउंट कर सकें। अच्छा, तो याद रखिएगा कि काउंटेबल नाउन्स के साथ आपने काउंटेबल नाउन्स के साथ आपने हमेशा से याद रखिएगा कि प्लूरल वर्ब लगाना है। अभी सम के बाद मैंने काउंटेबल वर्ब लगाया, तो उसके बाद जो वर्ब मैंने लगाया है वो प्लूरल है। फॉर एग्जांपल ये देख ले, सम मेन आर नीडेड फॉर द बैटल। सम है, उसके बाद जो मैंने लगाया है मेन, मेन काउंटेबल है, तो मैंने फिर प्लूरल वर्ब लगाया है। लेकिन ये नीचे देख ले, सम मिल्क इज स्पॉइल्ड, तो सम के बाद अगर मिल्क अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो फिर आपने सिंगुलर वर्ब लगाना है। यहां तक ले रहे हैं? काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगाएं, अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लगाएं। इतनी सी बात है। अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि मच के साथ मनी के साथ हमने सिंगुलर वर्ब क्यों लगाए? तो मनी इज अनकाउंटेबल। मनी जो है ना, उसको आप काउंट नहीं कर सकते, याद रखिएगा। ठीक है, रीजन क्या है सलमान? कि आपके पास इतने मनी है कि, या आप जरदारी के भतीजे लगते हैं, भांजे लगते हैं, इसलिए अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये तो जनरल बात मैंने बताई, आपको पता नहीं था तो मैंने आपको याद दिलाया कि आप जरदारी के भांजे या भतीजे हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि मनी जो है ये अनकाउंटेबल है। मनी कहते हैं रकम को। कभी आपने सुना है कि मेरे पास 4 रकम है, मेरे पास 5 रकम है, आज मेरे पास 10 रकम है? रकम रकम होती है। आज आई हैव 5 मनीज, कभी आपने सुना है? आई हैव 10 मनीज, कभी आपने सुना है? तो याद रखिएगा कि मनी अनकाउंटेबल है। इसका जो यूनिट है डॉलर है, रुपीज है, और बाकी क्या है, पाउंड्स है, वो काउंटेबल है। लेकिन मनी इटसेल्फ जो है ना, वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, मेरे ख्याल में समझ आ गई। चले आगे चलते हैं। रूल नंबर 13 क्या कह रहे हैं? बल्कि उससे पहले कौन सा रूल था वो भूल गए। ऊपर चले जाते हैं, अब चले जाते चले। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट। नाउन प्रोनाउन का क्या मतलब है कि आपने नाउन को भी देखना है और प्रोनाउन भी उसके साथ लगाना है। पहला रूल देख ले, मैंने क्या लिखा है, एवरीबडी मस्ट ब्रिंग देयर ओन लंच, तो ये गलत है। मैंने क्या लिखना है, एवरीबडी मस्ट ब्रिंग हिज और हर ओन लंच। एवरीबडी को देख के आपने प्रोनाउन लगाना है। ठीक है, तो एवरीबडी अगर सिंगुलर है तो जो एडजेक्टिव आएगा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पोजेसिव एडजेक्टिव। जो पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा वो भी उसके मुताबिक आएगा, सिंगुलर आएगा। तो एवरीबडी मस्ट ब्रिंग देयर तो नहीं आएगा। एवरीबडी एक ही बंदे की बात हो रही है, सिंगल बंदों की बात हो रही है, तो हमने इसके साथ देयर नहीं लगाए, हिज लगाए, या हर लगेगा। एवरीबडी मस्ट ब्रिंग हिज और हर ओन लंच। नेक्स्ट देख लें, अली इज गोइंग टू हिज हाउस। तो अली हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, अली हमारे पास सिंगुलर है, तो इसके साथ जो वर्ब मैंने लगाया है वो भी जो एडजेक्टिव लगाए हैं
या जिसको हम पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, वो भी सिंगुलर ही है। नहीं रहा है, कुछ भी नहीं रहा है, कोई भी वर्ड सारे के सारे पढ़ा चुका हूं, वो जस्ट आगे पीछे हो गया। अली इज गोइंग टू हर हाउस नहीं है, अली इज गोइंग टू हिज ओन हाउस आएगा। इस तरह काशिफ इज पेंटिंग हिज, हर नहीं आएगा, हिज हाउस हिमसेल्फ आएगा। अली सॉरी काशिफ हैज पेंटेड हिज हाउस, हर सेल्फ नहीं आएगा, हिमसेल्फ आएगा, क्योंकि काशिफ सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर है। इस तरह आई टोल्ड हिम दैट ही शुड, तो अगर हिम है तो फिर ही से आप स्टार्ट ले लें। चलिए ऑलरेडी आपको पता है, सिंगुलर सिंपल है। हमने रूल्स पढ़े हैं, आर्ट कंप्लीट हो चुका है। प्लीज दोबारा से हम रूल्स 10 का पार्ट भी समझ के लिए रूल 12 पढ़ गए तो ठीक है ना, वो बात खत्म हो गई ना, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो रूल 12, रूल 13, रूल 13 का सेकंड पार्ट है, या रूल 14 नाम आप दे दें। ये क्या है? अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। अभी सुन ले स्टूडेंट्स, जहां पे आपको अ नंबर ऑफ मिले, अ नंबर ऑफ, तो याद रखिएगा कि उसके साथ आपने हमेशा से सिंगुलर वर्ब सॉरी प्लूरल वर्ब लगाना है। अ नंबर ऑफ एक एक्सप्रेशन है, तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो उसके बाद आपने हमेशा से याद रखिएगा कि सिंगुलर सॉरी प्लूरल वर्ब लगाना है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग ऑन द ट्रिप, ठीक है। लेकिन सेकंड देखे द नंबर ऑफ, तो जहां पे द नंबर ऑफ आ जाए फिर वहां पे आपने प्लूरल वर्ब लगाना है। द नंबर ऑफ सोल्जर्स एट द बॉर्डर हैज बीन, थोड़ा सा दोबारा से स्टूडेंट सुन ले प्लीज। एक है, दो एक्सप्रेशंस हैं, एक अ नंबर ऑफ है, दूसरा द नंबर ऑफ है। अ नंबर ऑफ के साथ आप लोगों ने हमेशा से प्लूरल वर्ब लगाना है। द नंबर ऑफ के साथ आप लोगों ने हमेशा से सिंगुलर वर्ब लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग ऑन द ट्रिप, तो अ नंबर के साथ जो मैंने वर्ब लगाया है वो प्लूरल है। द नंबर ऑफ सोल्जर्स एट द बॉर्डर हैज बीन डिक्रीज, तो द नंबर के बाद जो मैंने वर्ब लगाया है वो हैज है, वो हैव नहीं है। सिंगुलर वर्ब में लगा चुका हूं, प्लूरल वर्ब नहीं लगेगा। अभी याद रखिएगा कि हम द नंबर ऑफ के साथ क्यों सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। द नंबर ऑफ का मतलब क्या है कि कोई स्पेसिफिक नंबर है, चाहे वो 500 सोल्जर है, 300 सोल्जर है, 200 सोल्जर्स हैं, लेकिन 200 एक नंबर है, एक नंबर है, इट इज 200 इज वन नंबर, 300 इज वन नंबर, कोई स्पेसिफिक एक नंबर है। 5000 सोल्जर्स का एक नंबर है। तो इन शॉर्ट कहने का क्या है कि स्पेसिफिक नंबर की वजह से हमने द के साथ सिंगुलर वर्ब लगा लिया है। ये पीछे की क्या मतलब है? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास बिलाल खान, आप बहुत टाइम पे आ गए हैं, थोड़ा लेट आ जाते हैं। एक मिनट, क्या आप पूछ रहे हैं आप? एवरीवन और एवरीवन एक ही बात है, ठीक है। बेसिकली एवरीवन को आपने एक साथ नहीं लिखना है, यूजुअली सॉरी एक साथ ही लिखना है, गैप नहीं देना है, ठीक है। कोई खास डिफरेंस नहीं है, एवरीवन और एवरीवन एक ही बात है, आपने एक साथ लिखना है। नेक्स्ट क्या है, एक तो ये बात हो गई। नेक्स्ट, द फ्यू और अ फ्यू डज नॉट रूल अप्लाई इन दिस रूल। अफ क्या मतलब है? कौन सा रूल इस पे अप्लाई नहीं होता?
मुझे समझ नहीं आते आप क्या कह रहे हैं भाई। सिंपल इज दैट कि जहां पे द नंबर ऑफ, ये एक एक्सप्रेशन है, द नंबर ऑफ जहां पे आ जाए आपने उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना है। जब अ नंबर ऑफ आ जाए आपने इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाना है। इतनी सी बात है। जनरली मैं लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा था कि द नंबर ऑफ हम का क्या मतलब क्या है। द नंबर ऑफ का मतलब क्या है, कोई स्पेसिफिक नंबर है, 500 नंबर है, 300 नंबर है, तो 300 इटसेल्फ क्या है, ये वन नंबर है, एक ही फिगर है, एक इसको एक फिगर का कंसीडर किया जाएगा। अगर 500 लिखा हुआ है तो भी एक फिगर है, अगर 1000 लिखा हुआ है ये एक फिगर है, ठीक है। इसलिए हमने लिखा है द नंबर ऑफ सोल्जर एट द बॉर्डर के बॉर्डर पे एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ सोल्जर्स हैं, चाहे 50,000 सोल्जर्स हैं या 500 सोल्जर्स हैं, ठीक है। इतनी सी बात है बस। प्लीज और कोई इधर उधर के क्वेश्चंस ना पूछे, आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं मुझे। बिल्कुल अब्दुर्रहमान सही है। चले वापस आ जाते हैं स्टूडेंट्स। रूल नंबर 14 क्या कह रहे हैं? रूल नंबर 14 आपको ये बता रहे हैं कि ये जो नाउन्स हैं, लिस्ट ऑफ नाउन्स हैं, ये सिंगुलर है फॉर्म में और इनके साथ हमेशा से आपने प्लूरल वर्ब लगाना है। दोबारा से सुन ले। दोबारा से, ये जो वर्ड्स हैं, कैटल है, जेंट्री है, वर्मिन है, पिजेंट्री है, पीपल है, क्लर्जी है, पुलिस है, ये जो 7 वर्ड्स हैं, ये 7 वर्ड्स वैसे, लेकिन इनके साथ जो वर्ब हमने लगाना होता है वो हमेशा से प्लूरल लगाना होता है। दी केटल और, अभी केटल के साथ कभी भी हम एस नहीं लगाते, इसलिए सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जेंट्री के साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते, इसलिए सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट, फॉर्म इसका सिंगुलर है। वर्मिन का फॉर्म सिंगुलर है, कभी भी आप एस नहीं लगाएंगे। लेकिन इसके साथ जो वर्ब आएगा वो हमेशा से प्लूरल आएगा। हाँ, तो जाहिर बात है रूल्स तो ज्यादा हैं, लेकिन मार्क्स भी आप फिर अच्छे मिलेंगे ना हेरा। तो नहीं, कलेक्टिव नाउन्स नहीं है मैं सलमा, कलेक्टिव नाउन्स के लिए अलग अलग रूल्स हैं। ये फिंगर टिप्स पे आपने ये वर्ड्स याद रखने हैं। ये बस कैटल है, जेंट्री है, ये आपके जो कलेक्टिव नाउन्स है ये उसका पार्ट नहीं है, उसके लिए अलग रूल्स है। अच्छा, कैटल है तो कभी भी कैटल्स आप नहीं लिख सकते, हमेशा से कैटल होगा और वर्ब हमेशा से प्लूरल होगा। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द ग्राउंड। इस तरह जेंट्री है, वर्मिन है। अभी कैटल का में से अगर हम एक मेंबर की बात करें तो एक मेंबर या गोट होगा या कैमल होगा या काउ होगा या बैफलो होगा। इसी तरह है ना। तो बैफलो की अगर बात करते हैं, कैमल की बात करते हैं, तो फिर उसके अलग द कैमल इज ग्रेजिंग इन द ग्राउंड, वो तो फिर आप इसे लगा सकते हैं। लेकिन अगर इनकेस ग्रुप की बात करते हैं, कैटल एज अ होल, माल मवेशी की बात करते हैं, तो फिर आप इसके साथ इज नहीं लगेंगे, आप हमेशा से आर लगाएंगे। इस तरह पीपल क्या है, लोग कुंकू कहते हैं। एक बंदे की बात करें मैन है, लेकिन जब ग्रुप हो तो फिर पीपल है, तो प्लूरल आप लगाएंगे। इस तरह पुलिस है। अभी आप कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक पुलिस ने आपकी हेल्प की, तो आप क्या लिखेंगे? द पुलिस मैन हैज हेल्प मी, या द पुलिस मैन इज हेल्पिंग मी। तो द पुलिस मैन, तो वो तो फिर पुलिस नहीं है, पुलिस मैन आ गया, तो द पुलिस मैन इज हेल्पिंग मी, ठीक है। लेकिन अगर जस्ट आप पुलिस वर्ड यूज करेंगे तो आप हमेशा से प्लूरल वर्ब लगाएंगे। द पुलिस आर हेल्पिंग मी, इसका मतलब ये है कि एक नहीं ज्यादा पुलिस हैं। द पुलिस आर हेल्पिंग मी, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। अच्छा चले, मैं दोनों का सर, फिश के साथ फिर फिश याद रखिएगा, फिश हमेशा से सिंगुलर होगा। फिश हमेशा से इटसेल्फ, ये इसका प्लूरल नहीं बनता है। फिश एक फिश है, लेकिन उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिश है, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन फिश चाहे सिंगुलर है प्लूरल है, दोनों का एक ही है। एक बात, दूसरी बात ये, पीपल और पीपल्स में क्या डिफरेंस?
पीपल लोगों को कहते हैं, पीपल्स डिफरेंट नेशंस को कहते हैं। जब डिफरेंट नेशंस की बात करते हैं तो हम पीपल्स लगाते हैं। चले आगे चलते हैं। आगे आप लोगों को क्या बता रहे हैं कि जहां पे आपको ये वर्ड्स नजर आ जाएं, सीनरी है, एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है, ये सारे वर्ड्स जितने भी ये इनके साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं, ये सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक बात, क्लियर हो गई बात? दोबारा से सुन ले। ये जो वर्ड्स हैं ये सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इनके साथ आपने हमेशा से सिंगुलर वर्ब लगाना है, प्लूरल वर्ब कभी भी नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल सीनरी है, एडवाइस है, इंफॉर्मेशन है। अभी इंफॉर्मेशन कोई वर्ड नहीं है, आप कभी भी एस नहीं लगा सकते इंफॉर्मेशन के साथ, ये गलत होगा अगर आपने एस लगा लिया। मशीनरीज कभी नहीं लगाएंगे आप, मशीनरी मशीनरी है, मशीनरीज नहीं होगा। मशीन्स है, मशीन्स के साथ आप एस लगा सकते हैं, लेकिन मशीनरीज के साथ आप एस नहीं लगा सकते, चाहे एक है या ज्यादा है। स्टेशनरी कोई वर्ड नहीं है, स्टेशनरी स्टेशनरी एस नहीं लगा सकते। फर्नीचर्स के साथ आप एस नहीं लगाएंगे। एब्यूज के साथ, फ्यूल के साथ, बीडिंग्स है, रिपेयर है, न्यूज है, मिसचीफ है, पोइट्री है। अभी अगर आप पोइट्रीज लिखते हैं तो गलत होगा। पोइट्री से पोइट्री, शायरी शायरी होती है। पोम्स आप लिख सकते हैं, पोम्स डिफरेंट नज़में लिख सकते हैं, लेकिन शायरी शायरी है। दिस इंडिया ऑफ कश्मीर इज एंचेंटिंग, तो हमने देखा कि इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब लगाए, नहीं लगा सकते हैं। शाहिद खान IESB नहीं लगा सकते हैं इन वर्ड्स के साथ। एब्यूजेस इज समथिंग एल्स। एब्यूजेस ये वर्ब के तौर पर आएगा। आयशा हम यहाँ पे नाउन्स की बात कर रहे हैं। इस तरह तो एडवाइजेस भी है, ADVISES, ADVISES वर्ब बन गया है। ही एडवाइजेस मी, ठीक है, ही एब्यूजेस मी। ही एब्यूजेस मी का मतलब क्या है कि वर्ब है, लेकिन यहाँ पे वर्ब्स की बात तो हम नहीं कर रहे हैं खुदा के बंदो, यहाँ पे हम नाउन्स की बात कर रहे हैं। देखा है, लेकिन वो वर्ब के तौर पर आपने हीरा देखा है। यहाँ पे हमने वर्ब्स की बात नहीं करनी है, यहाँ पे नाउन्स की बात करनी है। क्लियर वर्ड्स में मैं लिख चुका हूं कि सम नाउन्स, वर्ब्स नहीं, सम नाउन्स। अगर मैं लिखता हूं कि ही एब्यूजेस मी, तो यहाँ पे जो एब्यूजेस हैं ये तो वर्ब है, नाउन तो नहीं है। ही USES एब्यूजेस मी, तो उसने मुझे गालियां दी हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो है ना ये नाउन के तौर, वर्ब के तौर पर यूज हुआ है। चले आगे हमारे पास क्या है कि ये जो नाउन्स है स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इनके साथ वर्ब भी आप प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे। ट्राउजर है, सीजर्स हैं, स्पेक्टिकल्स हैं, स्टॉकिंग्स है, शॉर्ट्स है, गुड्स है, आर्म्स है, प्रीमिसेस है, थिंग्स है, टाइडिंग्स है, नॉलेज है, शैटल्स है। ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके साथ याद रखिएगा कि आपने प्लूरल वर्ब्स लगाना है और ये मस्ट एस आपने या ES आपने लगाना है, प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ऊपर वाले जो हमने पढ़े हैं वो सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते थे, ये आपने इसके साथ मस्ट एस लगाना है। अगर आप ट्राउजर लिखते हैं तो गलत कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ये पेयर फॉर्म में है, पेड फॉर्म में है, इस तरह जोड़े के फॉर्म में। सीजर्स हैं तो हमने एस लगा लिया, रीजन क्या है कि ये पेड फॉर्म में होना चाहिए। स्पेक्टिकल्स हैं तो अगेन स्टॉकिंग से, यार आप लोगों ने क्या करना है, ब्रेक का आप पढ़ लें, कुछ ब्रेक का फायदा नहीं होगा, पढ़ने का फायदा होगा। स्टॉक्स हैं, गुड्स है, आर्म्स है, ट्राउजर्स रॉन्ग, ये ट्राउजर रॉन्ग है, ट्राउजर्स होगा, ठीक है। चले मैं थोड़ा चले सुबह 9 बजे से आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं एक 5 मिनट्स का ब्रेक दे दूंगा, डोंट वरी। आप भी खुश, मैं भी खुश, आपको 5 मिनट का ब्रेक मिल जाएगा। चले, और मुझे तो क्या है, लेकिन आप खुश हो जाएंगी।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स। तो स्पेक्टिकल्स के लिए हमने प्लूरल वर्ब लगाया है, तो याद रखिएगा अगर आप फॉर एग्जांपल इसको अभी ये हम इसके साथ एस क्यू लगाते हैं ट्राउजर, क्योंकि ये पेयर्ड फॉर्म में है, ट्राउजर के साथ आपने एस इसलिए लगाया। सीजर्स हैं तो ये पेयर्ड फॉर्म में, अगर आप इसको तोड़ देते हैं, हाफ कर लेते हैं, तो सीजर्स की जगह चूरी बन जाएगी, नाइफ बन जाएगी, तो फिर किसी और चीज के लिए का उसके फायदा होगा। स्पेक्टिकल्स अगर आप दरमियान तो पेयर्स में नहीं रहेंगे। तो इन शॉर्ट कहने का क्या मतलब है कि आपने इसके साथ एस मस्ट लगाना है। आगे चलते हैं, रूल नंबर 17 आपको क्या बता रहे हैं कि ये जो वर्ड्स हैं, ये न्यूज है, मिजल्स है, इनके लास्ट में हम एस लगाते हैं, लेकिन ये सिंगल वर्ड कंसीडर किया जाएगा। दीज वर्ड्स आर यूजुअली डिसेप्टिव, जिस तरह न्यूज है, मिजल है, मिजल्स है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, एथिक्स है, इनिंग्स है, इसके लास्ट में हम एस लगाते हैं, लेकिन हमेशा से आप लोग ने इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाना होता है। फिजिक्स इज अ फैसिनेटिंग सब्जेक्ट, फिजिक्स आर नहीं आएगा, फिजिक्स इज अ फैसिनेटिंग सब्जेक्ट। सॉक्स के साथ भी हमने ऊपर जो ट्राउजर वाला रूल है वो भी इसके ऊपर अप्लाई होगा। क्या आप पूछ रहे हैं सर इज देयर एनी गुड बुक? हाँ, प्रैक्टिस के लिए जो उरूज में मैंने अपनी बुक बताई है, उसमें एक बात है मेरी बुक में कि इतने सारे एक्सरसाइजेस मैं दे चुका हूं, इतने सारे एक्सरसाइजेस कि आप पढ़ते पढ़ते करते करते वो एक्सरसाइज तक जाएंगे। कॉम्पिटेटिव इंग्लिश प्रेस एंड कंपोजिशन मेरी अपनी बुक है, नोवा की बुक शॉप में अवेलेबल है, आप उसको कंसल्ट करें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट, आपके साथ क्या है, क्या करना है कि ये जो वर्ड्स हैं, मैनी है, अ ग्रेट मैनी है, अ गुड मैनी है, तो याद रखिएगा कि इनके साथ आपने हमेशा से प्लूरल नाउन लगाना है और प्लूरल वर्ब लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट